आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक कहानीकार के रूप में अथवा साहित्यकार के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक दृष्टि डालेंगे। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी को जयपुर के एक समृद्ध घराने में हुआ। आपके पिता पंडित शिवराम शास्त्री अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान थे। आपने छात्रावस्था में ही अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। सन 1921 में आप काशी आकर हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। 2 वर्ष पश्चात सन 1922 में 2 सितंबर को 39 वर्ष की अल्पायु में काशी में आपका स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य में गुलेरी जी कहानीकार के रूप में ही अधिक जाने जाते हैं। आपने केवल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था। आपने केवल एक कहानी उसने कहा था कि बल पर जो ख्याति अर्जित की है वह बिरलों को ही मिल पाती है। हिंदी साहित्य के अतिरिक्त पुरातत्व, भाषा तत्व, प्राचीन इतिहास, संस्कृति, वैदिक संस्कृति, पाली तथा प्राकृत के भी अच्छे विद्वानों में आपकी गिनती होती है। पुरानी हिंदी नामक आपका लेख ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व का है। हिंदी के विविध विद्वानों, समालोचकों, कहानीकारों आदि के विचारों का अनुशीलन करने के उपरांत यही निष्कर्ष निकलता है कि 1900 से 1915 ईस्वी तक कई हिंदी के कहानीकार अपनी अपनी प्रतिभा का कौशल प्रदर्शित करते हुए हिंदी कहानी की रचना में प्रवृत्त थे। तथापि कोई भी कहानीकार न तो आधुनिक कहानी की प्रवृत्ति एवं संरचना के अनुसार कहानी को रूपायित कर पाया था और न संवेदना एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी को कलात्मक सौंदर्य से सुसज्जित कर सका था। हिंदी के प्रथम कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिन्होंने कहानी की शेषवावस्था में ही कहानी को केवल कलात्मक विकास की ओर ही अग्रसर नहीं किया, वरन उसे नूतन संवेदना से परिपूर्ण बनाया। उसे शैली और शिल्प के नूतन कौशल से संपन्न किया, उसको मानवीय तत्व से सुसज्जित किया, उसे कलात्मक श्रेष्ठता प्रदान की और उसमें रस का पूर्ण परिपाक किया। कहानी के इतिहास का अध्ययन करते समय इससे पूर्व हमने ये पाया था कि हिंदी के प्रारंभिक काल में कहानियाँ या तो अनुवादित थी अंग्रेजी और बांग्ला से, या फिर वो कहानियों की नकल थी। तो इस प्रकार उसने कहा था कहानी जो है वो आधुनिक कहानी या कहें कि हिंदी साहित्य की मौलिक कहानियों में के प्रारंभ में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे घटनाओं एवं चरित्रों से संपन्न किया, कहानी में सजीव वातावरण की सृष्टि करके उसे यथार्थ रूप प्रदान किया, उसमें लाक्षणिकता और चमत्कार उत्पन्न करके उसे सहृदय संवेद्य बनाया और उसके इतिवृत्त को अपने मौलिक ताने बाने से सांकेतिक पद्धति द्वारा गुलेरी जी ने इस प्रकार बुना कि कहानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही प्रौढ़ता को प्राप्त हो गई और उसने विद्वानों के सम्मुख सचमुच एक विलक्षण आश्चर्य खड़ा कर दिया। अतएव गुलेरी जी ही हिंदी के ऐसे प्रथम मौलिक कहानीकार हैं जिन्होंने आधुनिक कहानी को शिल्प एवं संरचना की दृष्टि से सर्वप्रथम सजाया और संवारा है। उसने कहा था कहानी का सार इस प्रकार है।
उसने कहा था, कहानी के प्रारंभ में अमृतसर के बाजार का यथार्थ चित्रण है। जीवन के यथार्थों में संयोगों का बड़ा महत्व रहता है। संयोग से नायक नायिका एक जगह टकराते हैं और एक विशद भावात्मक कहानी का सूत्रपात होता है। इस कहानी में लेखक ने व्यक्ति, वर्ग एवं समाज तीनों धरातल पर उच्चतम आदर्शों की स्थापना की है। नीति, सदाचार एवं सामाजिक मानवीय रीतियों को पूर्णतया निभाया गया है। जीवन के यथार्थ को पूर्णतया निभाते हुए प्रेम एवं कर्तव्य की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग के आदर्श की स्थापना की गई है। नारी के उदात्त एवं गहन प्रेम एवं उसके अटूट विश्वास को दिखाया गया है। सूबेदार ने उस घटना का विस्मरण नहीं कर पाती जब लहना सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे एक बिगड़े हुए घोड़े के सामने पड़ जाने से बचाया था। इस कार्य को करने के लिए वे स्वयं घोड़े के सामने आ गया और अपनी बालिका प्रेमिका को दुकान के तख्ते पर खड़ी कर दिया था। यहीं से लहना सिंह के जीवन की सोउद्देश्यता का सूत्रपात होता है। और भी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन फिर 25 वर्ष का अंतराल बीत जाता है जिसमें वे दोनों संपर्क में नहीं रहते हैं। लेकिन लहना सिंह एवं सूबेदारनी दोनों ही अपने प्रथम प्रेम का विस्मरण नहीं कर पाते। इसलिए कहानी में यथार्थवाद की पृष्ठभूमि पर सुरुचि की चरम मर्यादा के अंतर्गत भावुकता का जो चरम उत्कर्ष अंकित किया गया है, वह इस कहानी की अभूतपूर्व देन है। साथ ही आदर्श के एक बिंदु में परिचालित होकर भी ये कहानी यथार्थ की व्यापक विस्तार में फैली हुई है, जिसमें आदर्श और यथार्थ का मणिकांचन योग हुआ है और इसमें उदात्त चरित्र एवं मानवीय संवेदना की गहनता के साथ साथ यथार्थ और आदर्श का भी सजीव सम्मिश्रण हुआ है। वैसा तत्कालीन कहानियों में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए सुधी विद्वानों के अनुसार उसने कहा था, कहानी का उद्देश्य यथार्थ जीवन के चित्रण के माध्यम से उदात्त आदर्श को कार्यान्वित करके दिखाना है, जिसमें लेखक को संपूर्ण सफलता मिली है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, जिसका समय 1914 से 1918 ईस्वी था, पर लिखी गई है। प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा इसके कथानक के मूल में है। बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वर्णन का वातावरण, लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट देखने को मिलता है। यह कहानी बाल मन के निश्चल प्रेम से शुरू होकर प्रेम और कर्तव्य के विकट पथ को पार करते हुए मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यहाँ उत्सर्ग प्रेम वेदना से उत्पन्न हुआ नहीं होकर कर्तव्य की प्रसन्नता में निहित है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी की या हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट धरोहर बन गई है। कहानी में लेखक ने पुनरावलोकन पद्धति को अपनाया है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लैशबैक कहते हैं, जिसमें नायक अपने जीवन की पुरानी स्मृतियों में जाकर अपने जीवन को देखता है, जैसा कि हम कहानी के अंत में देखेंगे। कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है। कहानी के प्रथम भाग में
कहानीकार ने अमृतसर के बाजारों में चलने वाले इक्के गाड़ी वालों की जबान का एक यथार्थ या वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें एक आंचलिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही भाषा जो है चित्रात्मक है और उस बाजार में किस प्रकार एक छोटी लड़की और एक लड़का आपस में मिलते हैं। लड़का बार बार लड़की से एक ही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की हर बार उत्तर में धत्त कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन जब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोलती है, हाँ हो गई, और लड़का बोलता है कब? लड़की कहती है कल, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, और लड़की भाग जाती है। ऐसे में लड़का घर की राह लेता है और रास्ते में किसी को ढकेलता हुआ, किसी को गिराता हुआ, कभी अंधे की उपाधि पाता हुआ कहीं घर पहुंचता है। इससे उस बालक की मनोदशा का पता चलता है कि वो बार बार उस छोटी लड़की से सवाल इसलिए पूछता है कि उसके मन में उसके प्रति कोई भाव है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी कुड़मई हो गई है तो वो दुखी और बेचैन हो उठता है। यहाँ कहानी का पहला भाग खत्म होता है। भाषा में आंचलिकता जो है वो कहानी के इस वर्णन को प्रमाणिक बनाती है। इसका एक उदाहरण, कहानीकार कहता है कि यदि बड़े बड़े शहरों में आपने इक्के वालों की जबान के कोड़े खाए हैं और आपकी पीठ छिल गई है, भाषा का बड़ा ही मुहावरेदार और लाक्षणिक जो प्रयोग है कवि ने यहाँ किया, लेखक कहानीकार ने यहाँ किया है। तो वो कहता है कि आप एक बार आकर अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का भी मरहम लगा लें, जो रास्ते में पतली पतली गलियों में रास्ते में पड़ने वाले हर खोमचे वाले को, हर बूढ़ी औरत को बचाते हुए कहता है और सबको बड़े सम्मान से संबोधित करता है। इसका एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर समुद्र उमड़ाकर कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से राह खेते हैं, यानी अपनी राह बनाते हैं। क्या मजाल है जी और साहब, बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, यानी सामने आ जाती है तांगे के और हटती नहीं है, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए,
समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी कड़वी बातों को भी वो बड़े मिठास के साथ सुनने वालों के सामने रख देते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी के प्रथम भाग में जहाँ एक और अमृतसर का के बाज़ारों का और वहाँ के इक्के वालों का यथार्थ चित्रण है, वहीं कहानी के नायक और नायिका लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन का एक दृश्य है। उसने कहा था कहानी के दूसरे भाग में भारतीय सेना की टुकड़ी का जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध में लड़ने का वर्णन है, जिसमें सैनिकों की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। देश काल वातावरण का भी इसमें जो है यथार्थ चित्रण हुआ है। लेखक ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जो इस प्रकार शुरू होता है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोली से बचे तो कोई लड़े। गेबी यानी छिपी हुई। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला यानी भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे हुए। जब लहना सिंह ये बात कहता है तो अन्य सैनिक जो है कहता है कि बस हमें 3-4 दिन यहाँ और रहना है और इसके बाद हमें कुछ दिनों की या 7 दिनों की जो है छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ भी जो है लेखक ने आलंकारिक और लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका एक उदाहरण दुष्टव्य है। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस प्रकार खंदक में सैनिक जो हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं बातों से पता चलता है कि लहना सिंह जो है वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, लेकिन सूबेदार कहता है कि हमें अभी यहीं रहना होगा, हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। लहना सिंह कहता है सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला पर करे क्या, हड्डियों में जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। बावलियाँ यानी बावड़ियों में जिस प्रकार जल के स्रोत निकलते हैं, सोते यानी स्रोत या झरने झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी सैनिकों को क्या चाहिए कि उन्हें तभी मजा आएगा जब दूसरी ओर से कोई आक्रमण करे और यहाँ से वो भी उन पर धावा बोले। इस तरह वो अपना समय उन खंदकों में जहाँ भयंकर शीत है और खंदकों में पानी भर गया है, उस पानी को बार बार उन्हें बाल्टियों से जो है निकाल रहे हैं। तो सैनिकों की क्या स्थिति होती है युद्ध के समय में जब वो युद्ध स्थल पर होते हैं, किंतु ऐसे में भी वो हंसते हंसाते एक दूसरे का समय जो है वो पास करते हैं या समय बिताते हैं।
पानी फेंकते हुए वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक था, विदूषक यानी हंसाने वाला, यानी वो सबको हंसाने का काम करता है, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। पाधा यानी पुरोहित। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और उदासी के बादल छट जाते हैं। इधर बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा है, वो बीमार है और एक दूसरे से बातों में पता चलता है कि लहना सिंह जो है रात भर सोया नहीं है, सिगड़ी के सहारे गुजारते हुए उसने अपना भी कंबल जो है उसको उड़ा दिया है। तो इस पर दूसरा जो सैनिक है उसको कहता है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते आ रहे हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। मांदे यानी बीमार। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यानी व्यंग्य करता है। इस पर लहना सिंह कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने गांव ही जाकर मरूंगा और मेरा जो सिर है मेरे भाई के गोद में होगा और मैं आंगन के आम के पेड़ की छाया में, वहाँ मेरे भाई की गोद में मेरा सिर होगा। इस पर वजीरा सिंह जो है उसे त्योरी चढ़ाकर कहता है, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मेरे जर्मन और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गाओ। इसके बाद जो है सभी लेखक कहता है कि दाढ़ी वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहते हों। यानी उनके जीवन का जो है वास्तविक और यथार्थ चित्रण किया है कि सिख सिपाहियों की जो वहाँ फौज है, जो एक टुकड़ी है, वो भयंकर शीत में जो है फ्रांस में खंदकों में छिपी हुई है और जर्मन सेना का जो है वहाँ उनको रोकने के लिए है या इंतज़ार कर रही है कि कब वो धावा बोले और वो उनका सामना करे। ऐसे में जब वो ना कोई जर्मन सेना उस तरफ से आक्रमण कर रही है और ये लोग, इनमें से जो सूबेदार है उसके बेटे की भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसकी लगातार जो है लहना सिंह जो है देखभाल कर रहा है। ऐसे में सब लोग मिलकर जो है, दाढ़ी वाले से कहने का तात्पर्य है कि नियम को धारण करने वाले, सिख धर्म को धारण करने वाले, और घर बारी यानी कि घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो लुच्चों जैसा यानी कि लुच्चे लफंगों जैसा कोई गीत गाएंगे। पर उन्होंने ऐसा करा और वो गीत से जो है पूरी खंदक जो है, खाई जो गुफा जैसी जो बना रखी है, वो सारी गूंज उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तो 4-5 दिन से लगातार सो ही रहे होंगे और मौज ही कर रहे होंगे। तो कहानी के इस भाग को देखने या पढ़ने पर जहाँ पता चलता है कि इसमें संवाद जो है वो बड़े ही चुटीले और व्यंग्यपूर्ण है और पात्रानुकूल भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है, जहाँ उसमें पात्रानुकूल आंचलिक और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, जो न केवल पात्रों को प्रमाणिक बनाती है अपितु इन घटनाओं को भी यथार्थ रूप प्रदान करती है और साथ ही साथ वातावरण का भी इसमें बहुत ही जो है वास्तविक चित्रण किया गया है।